आइए भारत के मिट्टी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मृदा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है। तो मृदा की उत्पत्ति ही लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। सोलम का जो मतलब होता है वो होता है फर्श। तो सोलम का मतलब फर्श होता है। और अगर मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको मृदा जनन बोला जाता है। ये याद रखेंगे, मृदा जनन, पीडोजेनेसिस। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसको बोला जाता है मृदा जनन, पीडोजेनेसिस। ये याद रखेंगे। एक शब्द ह्यूमस आएगा, तो ह्यूमस का मतलब क्या है? जो वनस्पतियां होती हैं, ठीक है, वही मिट्टी में ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, जब पत्तियां सड़ती गलती हैं, ठीक, वो ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की उत्पत्ति करती हैं। तो ह्यूमस वर्ड कहीं कहेंगे तो समझिएगा कि जैविक पदार्थ से उसका मतलब है। आइए भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। भारत की जो मिट्टी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उसको 8 भागों में बांटता है। तो आइए उन 8 भागों की हम चर्चा करते हैं। यहां आ जाइए, तो ये है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी के अगर विस्तार की बात करेंगे आप, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इधर मणिपुर तक है। तो कर्नाटक में भी आपको पर्वतीय मिट्टी मिल जाएगी, तमिलनाडु में भी मिल जाएगी, केरल में भी, ठीक है, मणिपुर में भी, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाएगी आपको पर्वतीय मिट्टियां। ठीक है, पर्वतीय मिट्टियां को हम वनीय मृदा भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, पर्वतीय मिट्टी को हम वनीय मृदा, ये याद रखिएगा, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इस मिट्टी को हम वनीय मृदा भी कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी को। ठीक, और ये पाई कहां जाती हैं? तो हिमालय की जो घाटियां हैं उनके ढलानों पे 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाइयों के भाग में आपको मिल जाएंगे ये पर्वतीय मिट्टी, वनीय मृदा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए, पहला पर्वतीय मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भाग में डिवाइड किया है। पहला भाग हम समझ रहे हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को हम अन्य नाम से जानेंगे तो वनीय मृदा के नाम से जानेंगे। अगर विस्तार की चर्चा करें आप, ठीक है, तो ये कर्नाटक में भी इसका विस्तार मिलेगा आपको। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इस मिट्टी को हम कहते हैं वनीय मृदा भी। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इस मिट्टी को अम्लीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिट्टियां अम्लीय होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। कर लेंगे। खेती की अगर बात करें तो चाय की खेतियां होती है, काफी की खेती होती है, मसाले की खेती होती है और उष्णकटिबंधीय फलों की यहाँ खेतियां की जाती हैं। तो यहां से आपका हो गया ये पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद आ जाइए आप, यहाँ ये जलोढ़ मिट्टियां हैं, ये जलोढ़ मिट्टियां हैं। ये तो नदियों द्वारा बहाए गए जो गाद से निर्मित होती हैं, ठीक, वो सारी जलोढ़ मिट्टियां हैं। ठीक है, ये तटीय मैदान में मिलेगा और डेल्टा वाले भाग में मिलेगा। पूछ दे कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएंगी, तो तटीय मैदान में और डेल्टा वाले भाग में। तो ये याद रखेंगे, 40% एरिया में फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखेंगे, जैसे जलोढ़ मिट्टी में भी 2 तरह की जलोढ़ मिट्टियां हैं। एक तो प्राचीन जलोढ़क है और दूसरी नवीन जलोढ़क है। जलोढ़ मिट्टी में 2 तरह की मिट्टी याद रखेंगे आप, प्राचीन जलोढ़क, नवीन जलोढ़क। ठीक है, प्राचीन जलोढ़क मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं। प्राचीन जलोढ़क मिट्टी को बांगर बोला जाता है और नवीन जलोढ़क मिट्टी को हम खादर बोलते हैं। अब नवीन जलोढ़क मिट्टी का मतलब क्या है ना, कि हर साल जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ हर साल मिट्टी को बहा के लाई जाती है, तो वो नवीन जलोढ़क मिट्टियां हैं। ठीक है, इसमें खाद की भी मात्रा अच्छी खासी रहती है। ठीक है, इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड,
चूना और कार्बनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं जलोढ़ मिट्टी को। प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, और बांगर में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसका रंग प्रायः काला या भूरा देखने को आपको मिलेगा। दूसरी मिट्टी जो है नवीन जलोढ़ है, जिसको हम खादर कहते हैं। ठीक है, और हर साल ये बाढ़ द्वारा बहा करके मिट्टी लाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्व की अधिकता होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में आप देखेंगे तो रेह कल्लर धूर भी कहा जाता है। ठीक ना, तो नवीन जलोढ़ को हम खादर के नाम से जानते हैं, और स्थानीय भाषा में रेह कल्लर या धूर के नाम से जाना जाता है। ये लगभग बालू जैसा आपको दिखेगा, नवीन जलोढ़ वाला। ठीक ना, इसके बाद आ जाइए इधर आप, ये आपका दूसरा हो गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इधर आइए, यह है मरुस्थली मिट्टी। ठीक, ये इस मरुस्थली मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक, यहां है ये आपका। ठीक है, तो बालू की मात्रा ज्यादा। तीसरा आप पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें मोटे अनाज ज्यादातर उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ज्वार वगैरह उगाया जाता है, तो मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा मिलती है, लेकिन कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है इन मिट्टियों में। ह्यूमस भी कम होगा। ठीक है, ह्यूमस अभी बताए हैं जैविक पदार्थ, तो बालू की ही मात्रा है। ठीक है, तो ह्यूमस की मात्रा भी इसमें कम मिलती है। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, राजस्थान वाला पोर्शन देख लीजिएगा। ठीक है, बालू की मात्रा यहाँ ज्यादा है, मोटे अनाज बोए जाते हैं यहाँ। ठीक, और इसमें घुलनशील लवणों की अधिकता है, फास्फोरस की अधिकता है, कार्बनिक तत्व नाइट्रोजन की मात्रा की कमी है, ह्यूमस भी कम मात्रा में है। लेकिन आप जैसे राजस्थान के गंगानगर जिले में चले जाएंगे तो वहां सिंचाई की भी व्यवस्था है। ठीक, तो सिंचाई की व्यवस्था है तो वहां गेहूं और कपास की भी खेती होती है। ठीक है, तो ये यहां से याद रखिएगा। ठीक है, कि इसकी भी खेती की जाती है। इधर आ जाइए आप, ये पोर्शन, ये काली मिट्टी का पोर्शन है। काली मिट्टी, ठीक, इस काली मिट्टी को हम रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, तो एक नाम याद रखेंगे रेगोर मिट्टी, और चूंकि इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में, इसलिए इस काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो पहला काली मिट्टी का नाम रेगर मिट्टी, और रेगर मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। काला रंग क्यों होता है? तो इसमें मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम सिलिकेट और ह्यूमस की मात्रा होती है, इसलिए इसका रंग काला होता है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम सिलिकेट और ह्यूमस की मात्रा की वजह से इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इसको हम उष्णकटिबंधीय चरनोजम के भी नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजम। ठीक, तो तीन नाम याद रखिए, काली मिट्टी और रेगर मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चरनोजम। ठीक है, किस वजह से काला होता है? तो मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस की वजह से काला होता है। हो जाएगा, गीला होगा जब ये तो चिपचिपा जैसा हो जाता है। ठीक ना, और सूखेगा जब, ठीक है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, सूखता जब ये मिट्टी है तो। ठीक, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो पूछे अगर कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के वजह से बना हुआ है आपका। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और यहां से काली मिट्टी को तीन भाग में डिवाइड किया गया है: छिछली काली मिट्टी, मध्य काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। ठीक, तो काली मिट्टी तीन तरह का: छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। और गहरी काली मिट्टी को ही हम वास्तविक काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो यहां से चार तरह की मिट्टियां हो गई।
पर्वतीय मिट्टी जिसको हम वनीय मृदा के नाम से जानते थे, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, ठीक, इसलिए मिट्टी क्या है, अम्लीय है। तो ये आप याद रखिएगा। ये हिमालय की घाटियों में जो ढलानों पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाइयों के भाग में मिलेंगे आपको। अगर इसका विस्तार देखें आप तो कर्नाटक में भी है, मिल जाएगा आपका पर्वतीय मिट्टी, तमिलनाडु में मिल जाएगा, केरल में, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक, चाय, काफी, मसाला और उष्णकटिबंधीय फलों की खेतियां की जाती हैं पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे आप ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह का, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़क को बांगर बोलते हैं और नवीन जलोढ़क को खादर बोलते हैं हम। प्राचीन जलोढ़क जो बांगर है उसमें कंकड़ और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। ठीक, और इसका रंग आप देखेंगे तो काला या भूरा। नवीन जलोढ़क जो खादर मिट्टी है, हर साल जो बाढ़ आ रही है, ठीक, मिट्टियां बहा के लाती हैं, उससे बना हुआ है नवीन जलोढ़क। ठीक है, इसको स्थानीय भाषा में हम रेह, कल्लर या धूर के भी नाम से जानते हैं। यहाँ आ जाएंगे मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, बालू की सबसे ज्यादा मात्रा होगी, घुलनशील लवण ज्यादा मिलते हैं, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमस भी कम मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे ज्वार जैसे मोटे अनाजों की ज्यादा खेती होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर गेहूं, कपास वगैरह की खेती भी की जाती है। यहाँ आ जाएंगे आप, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और काली मिट्टी को हम रेगोर मिट्टी, कपासी मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चतनोसम के भी नाम से जानते हैं। इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस की वजह से ये काला होता है। ठीक है, गीला होता है तो चिपचिपा हो जाता है। ठीक, कड़ा होगा दरारें पड़ जाएंगी। ठीक, तो गीला होने पे चिपचिपा हो जाता है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं हम। और ये तीन तरह की मिट्टी होती है, छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। और गहरी काली मिट्टी को ही हम वास्तविक काली मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे, गहरी काली मिट्टी को ही हम वास्तविक काली मिट्टी कहते हैं। ये ज्वालामुखी के लावा उद्गार से बना है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक, दक्कन ट्रैप अगर कह दे तो इसी से रिलेटेड आप समझिएगा। चलिए यहाँ हम आ जाते हैं। इसके बाद ये लैटेराइट मिट्टी, ये वाला पोर्शन है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, सबसे पहले इसका अध्ययन जो थे वो F बुकानन, देखिएगा लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, ये क्षेत्र देखिएगा, ये वाला क्षेत्र है, पठारों के ऊपरी भाग का क्षेत्र है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी सबसे पहले जो अध्ययन किए थे 1905 में F बुकानन ने किया था, तो ये याद रखिएगा F बुकानन का नाम। ठीक है, और बना कैसे ये, तो जहां भी 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक बारिश होती है, ठीक, उन क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी। सबसे पहले अध्ययन किसने किया, F बुकानन ने 1905 में। और 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा जहां बारिश होती है उन क्षेत्रों में चूना या सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। स्वरूप आप बात करेंगे इसके तो ईंट जैसा होता है, भीगने पे कोमल हो जाता है, सूखने पे कठोर हो जाता है। ठीक है, झाड़ और चारगाह वाला जो क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, वो वाला जो मिट्टी है, ठीक है, ये लैटेराइट मिट्टी, यहाँ पे उर्वरक का यूज अगर कर दिया जाता है, ठीक, तो चावल, रागी, काजू जैसे फसल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो झाड़ चारगाह का अगर क्षेत्र दे, ठीक, तो लैटेराइट मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, लेकिन उस झाड़ चारगाह वाले क्षेत्र को अगर हम उचित मात्रा में उर्वरक मिला दें, ठीक है, तो चावल, रागी और काजू की भी खेती की जा सकती है। ठीक है, पूछ दे लैटेराइट मिट्टी का स्वरूप कैसा होता है, तो ईंट जैसा होता है। ठीक है, भीगने पे कोमल हो जाता है, सूखने पे कठोर हो जाता है। तो ये हो गया आपका लैटेराइट मिट्टी। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। तो लवड़ी या क्षारीय मिट्टी के बारे में बात, अब लवड़ी किस वजह से,
तो सोडियम और मैग्नीशियम की वजह से मिट्टी लवड़ी हो जाती है, सोडियम और मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है। और कैल्शियम और पोटेशियम की वजह से मिट्टी का जो गुण है वो क्षारीय हो जाता है। इस तरह की मिट्टियां जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के जो शुष्क क्षेत्र हैं, सूखे वाले क्षेत्र हैं, वहां ये लवड़ी और क्षारीय मिट्टियां आपको मिल जाएंगी। और लवड़ीय गुण किस वजह से है, तो सोडियम और मैग्नीशियम की वजह से है। क्षारीय क्यों है, कैल्शियम और पोटेशियम की वजह से है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लवड़ी और क्षारीय मिट्टी का अस्थायी नाम जो है रेह, कल्लर, ऊसर, कार्ल, चौपेन, ये नाम याद रखिएगा। रेह, कल्लर, ऊसर, रकार, कार्ल, चौपेन कर लेंगे ये। तो ये आपका लवड़ी और क्षारीय मिट्टी हो गया। इसके बाद आ जाइए पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी, ठीक है। इसका स्वभाव अम्लीय होता है, तो ये याद रखेंगे। फेरस, आयरन की वजह से इसका रंग नीला हो जाता है, ठीक है। इन मिट्टियों में आपको घुलनशील लवणों की मात्रा ज्यादा मिलती है, ठीक है। और फास्फोरस की बात करें, पोटास की कमी आपको मिलेगी, ठीक। तो पीट एवं दलदली मिट्टी अगर है, ठीक है, दलदल टाइप का है, ठीक है, इन क्षेत्रों में धान वगैरह आप ज्यादा देखेंगे, उनकी बुआई की जाती है पीट और दलदली मिट्टी में, ठीक है। स्वभाव अम्लीय होता है, फेरस आयरन के वजह से नीला कलर आपको दिखेगा, घुलनशील लवण ज्यादा मिलते हैं, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, ठीक है। ये यहां आ जाइए आप लाल मिट्टी, ठीक ना। ये लाल मिट्टी की आप चर्चा करेंगे तो सैलों के अपक्षायण या अपर्दन की वजह से हुआ है, ठीक ना। सैल जो घिस गई है ना, तो घिसने की वजह से लाल है। और दूसरी चीज पूछ दे अगर किस वजह से है, तो लोहे के ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ये तो ये याद रखेंगे, लोहे के ऑक्साइड की वजह से भी लाल मिट्टी का कलर क्या होता है, लाल होता है, ठीक ना। तो ऊपर लाल होता है और नीचे जाएंगे तो पीली मिट्टी मिलती है, ठीक ना। तो ऊंचाइयों पे लाल होगा, नीचे पीली मिट्टी मिलती है। इनमें भी घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, ठीक है। तो घुलनशील लवणों की अधिकता इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऊंची जो भूमियां है ना, बाजरा मूंगफली बो दी जाती है ऊंची भूमियों पर, और नीची भूमि पर तो चावल, रागी, तंबाकू, सब्जियां देखने को आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। तो ऊंची भूमियों पे बाजरा, मूंगफली, और नीची भूमियों पे चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियां मिल जाएंगी। घुलनशील लवणों की तो अधिकता होती है, ठीक है, लेकिन फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन की कमियां पाई जाती हैं इनमें लाल मिट्टी में, ठीक है। तो यहां से लाल मिट्टी ये देख लेंगे आप, ठीक है, ऐसे हैचिंग किया गया है लाल मिट्टी का, ठीक। ये तो यहां से एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये पर्वतीय मिट्टी है जिसको हम वनीय मृदा भी कहते हैं, ठीक। ये जलोढ़ मिट्टी है, डॉट डॉट किए हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया। दो तरह का, प्राचीन जलोढ़क और नवीन जलोढ़क। प्राचीन जलोढ़क को बांगर, नवीन जलोढ़क को खादर। इसके बाद इधर मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, ठीक है, बालू की अधिकता। यहाँ हो गया ये काली मिट्टी जिसको हम रेगर मिट्टी, कपासी मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जानते हैं, तो ये काली मिट्टी हो गया। इधर आ जाएंगे तो आप लाल मिट्टी देख लेंगे, ठीक है, ऐसे किया गया ये लाल मिट्टी, ठीक है। सैलों के अपक्षयण व अपर्दन से बना है, सैल घिसे है ना, इस वजह से इसमें लोहे की ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, घुलनशील लवण भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इधर आ जाएंगे आप तो ये लैटराइट मिट्टी है, ठीक। लैटराइट मिट्टी का आप देखेंगे, ठीक है, तो एफ बुकानन ने अध्ययन किया पहली बार, ठीक है, और चूना और सिलिका के, ठीक है, निच्छालन से इसकी उत्पत्ति हुई है लैटराइट मिट्टी की। चूना और सिलिका के निच्छालन से लैटराइट मिट्टी बना है। झाड़ चारगाह का ये क्षेत्र होता है, ठीक। उचित उर्वरक मिला देंगे आप तो चावल, रागी, काजू जैसे फसलें उगाई जा सकती हैं। पठारों के ऊपरी भाग में विकसित है लैटराइट मिट्टी वाला भाग, तो पठारों के ऊपरी भाग में आप देखेंगे लैटराइट मिट्टी का भाग आपको दिख जाएगा। लैटराइट मिट्टी को
कणों के आकार के आधार पे 3 भाग में बांटा गया है, भूजलीय लैटेराइट, गहरी लाल लैटेराइट, श्वेत लैटेराइट। ठीक, तो 3 तरह का ये है, भूजलीय लैटेराइट, गहरी लाल लैटेराइट और श्वेत लैटेराइट। और यहाँ देखिएगा काली मिट्टी का भी बताया थे, छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। ठीक, तो ये याद रखेंगे इधर से। इसके बाद लवड़ी व क्षारीय मिट्टी, ठीक है ये, और उसके बाद पीट एवं दलदलीय मिट्टी। तो यहां से देख लीजिएगा, पहला पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़क मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इसके बाद आ जाइए इधर से लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, और इधर आ जाएंगे आप तो ये आपका लवड़ी व क्षारीय मृदा, और यहाँ आ जाएंगे आप पीट एवं दलदली मिट्टी। ठीक है, इस तरह से 8 मिट्टियां हो गई, ठीक है, जिसका हमने अध्ययन किया है।